मैं डॉक्टर श्याम, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजा सिंह कॉलेज सिवान। आज हम मैकियावेली एक आधुनिक युग का जनक था, आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता था। इस टॉपिक पर एक व्याख्यान मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसा कि हमने पिछली कक्षाओं में मैकियावेली के बारे में अध्ययन किया है, उसे एक आधुनिक राजनीतिक चिंतक के रूप में स्वीकार किया गया है। ये इस रूप में स्वीकार करने के कारणों का उल्लेख करते हुए कोकर ने बताया कि मैकियावेली को आधुनिक राजनीतिक चिंतक के रूप में स्वीकार करने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला, कि मैकियावेली ने राजनीतिक चिंतन की दृष्टि से जो अवधारणा प्रतिपादित की, उसके समर्थन में उसने धार्मिक ग्रंथों से प्रमाण जुटाने के बजाय इतिहास से जुटाया। यानी अपने चिंतन की अवधारणा के लिए उसने इतिहास से प्रमाण जुटाने का कोशिश किया, न कि धार्मिक ग्रंथों से प्रमाण जुटाने का कोशिश किया। दूसरा, उसने राजनीतिक प्रश्नों का, राजनीतिक समस्याओं का जो परीक्षण किया, वह धार्मिक नैतिक आचार विचार से मुक्त होकर के किया। यानी धार्मिक और नैतिक आचार विचार के दायरे से बाहर निकल करके उसने राजनीतिक समस्याओं का समाधान खोजने का कोशिश किया। जोन्स भी उसे इसी आधार पर आधुनिक राजनीतिक चिंतन का पिता मानते हैं। जोन्स के अनुसार मैकियावेली ने राजनीतिक समस्याओं पर विचार करते हुए पहली बार खुद को मध्ययुगीन धार्मिक विचारों से बिल्कुल अलग कर लिया। इस तरह से मैकियावेली के उन मौलिक योगदानों का, जो उनको एक आधुनिक राजनीतिक विचारक के रूप में प्रस्तुत करते हैं, उनके इस दावे को साबित करते हैं, उन विचारों को हम कुछ बिंदुओं में समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले, मैकियावेली ने धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चिंतन का शुरुआत किया। मैकियावेली के समय में संपूर्ण राजनीतिक चिंतन धार्मिक प्रभाव से पूरी तरह ग्रस्त ही नहीं, पीड़ित भी थी। राजनीति धर्म के एक अंग के रूप में ही काम कर रही थी। राजनीतिक चिंतन के इस गिरी हुई स्थिति से, यानी राजनीति का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था, वो धर्म के एक भाग के रूप में राजनीति थी। और राजनीतिक चिंतन की जो ये गिरी हुई स्थिति थी, मैकियावेली के चिंतन ने उस पर एक गहरी प्रतिक्रिया को जन्म दिया। यह धर्मग्रस्त राजनीतिक स्थिति को उस समय की समस्त बुराइयों की जड़ माना गया, जिसने राजनीतिक चिंतन के स्वतंत्र विकास के मार्ग को रोक रखा था। मैकियावेली ने अपने धर्मनिरपेक्ष राजनीतिक चिंतन से राजनीति को धर्म के प्रतिक्रियावादी बंधनों से मुक्त किया तथा उसके स्वतंत्र विकास के मार्ग को भी प्रशस्त किया। धर्मनिरपेक्षता मैकियावेली के राजनीतिक चिंतन की मुख्य विशेषता है, जिसका वह प्रथम प्रतिपादक था। उसके इस महत्व को संकेत करते हुए कोकर ने कहा कि मैकियावेली को प्रथम आधुनिक राजनीतिक सैद्धांतिक कहने का सबसे पहला कारण उसका धर्म के प्रति उदासीनता तथा उसकी इस दृष्टि से धर्मनिरपेक्ष अनुभव और मानवीय विवेक के प्रति किया गया
अपील है। उसने शासक को कहा कि उसे धर्म अधर्म की चिंता किए बगैर उसको राज्य की सुरक्षा के लिए, राज्य की समृद्धि के लिए काम करना चाहिए। दूसरा जो महत्वपूर्ण चिंतन दिखाई देता है मैकियावेली में, जो उसे एक आधुनिक राजनीतिक चिंतक बनाता है, वह है कि राजनीतिक चिंतन के पुनः वैज्ञानिक रूप का प्रस्थापक, यानी मैकियावेली ने अपने राजनीतिक चिंतन के माध्यम से राजनीति को यथार्थवादी और वैज्ञानिक रूप प्रदान किया। गैटेल ने इसी कारण से उसे प्रथम आधुनिक यथार्थवादी कहा है। इस तरह से मैकियावेली ने राजनीतिक चिंतन को यथार्थवाद की ओर उन्मुख कर उसे मध्ययुगीन कल्पनावाद के अभिशाप से मुक्त कर दिया। यानी कल्पनाओं और सिद्धांतों में जो राजनीति का चिंतन घूम रहा था, उससे उसने मुक्त करने का कोशिश किया, और यह कार्य उसने पर्यवेक्षण आधारित ऐतिहासिक पद्धति के प्रयोग के द्वारा किया। उसने निगमनात्मक पद्धति का त्याग कर आगमनात्मक या वैज्ञानिक पद्धति को अपने अध्ययन का मुख्य आधार बनाया। उसी के माध्यम से अपनी मान्यताओं को पुष्ट किया। इस तरह से उसने अपने अध्ययन को युगानुकूल यानी समय के अनुकूल रूप प्रदान कर व्यवहारिक और उपयोगी बना दिया। तीसरा है कि उसने राजनीति को नैतिकता के बंधन से मुक्त किया। मैकियावेली ने धर्म के साथ साथ नैतिकता के बंधन से भी राजनीति को मुक्त करने का प्रयास किया। उसकी मान्यता थी कि राजा का एकमात्र कर्तव्य राज्य के अस्तित्व को बनाए रखना और उसे निरंतर सुदृढ़ बनाए रखना है। इसके लिए उसके द्वारा अपनाए गए सभी साधन उचित और नैतिक है। वह व्यक्तिक और राजकीय नैतिकता में भी भेद करता है और कहता है कि जो नियम व्यक्ति के लिए नैतिक है, जरूरी नहीं कि वह नियम राज्य के लिए भी नैतिक महत्व का हो। राज्य इस दृष्टि से स्वतंत्र है। उसे अपनी सुरक्षा, सुदृढ़ता और विस्तार के लिए जरूरी होने पर नैतिक अनैतिक इन सब की चिंता किए बिना कदम उठाना उसके लिए पूरी तरह उचित है और जायज़ है। वह इस दृष्टि से उस मैकियावेली ने राज्य को स्वतंत्र घोषित कर दिया है कि उसको अपना कार्य करते हुए उचित अनुचित का ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चौथे, वह संप्रभुता की अवधारणा का भी प्रतिपादक है। आधुनिक युग में जो हम देखते हैं, बोदा, हॉब्स, ऑस्टिन, इन विचारकों ने विधिवत रूप से जिस राज्य की संप्रभुता की अवधारणा का प्रतिपादन किया है, उसका बीज हमें मैकियावेली के विचारों में दिखाई देता है। उसने ये प्रथम बार ये कहा, पहली बार यह प्रतिपादित किया कि राज्य अपने में पाए जाने वाले सभी मानव संगठनों में सर्वोपरि तथा श्रेष्ठ है। यानी अन्य समुदायों की तुलना में राज्य जो है सर्वोपरि है और श्रेष्ठ है। संप्रभु राज्य की अवधारणा का आदि रूप ही बाद में संप्रभुता की अवधारणा के रूप में विकसित हुआ है। आधुनिक समय में यह एक सर्वमान्य अवधारणा है और राज्य के मुख्य लक्षण है। मैकियावेली के इसी योगदान की ओर संकेत करते हुए सेवाइन ने कहा कि सर्वोच्च राजनीतिक संगठन के रूप में राज्य शब्द का प्रयोग आधुनिक भाषाओं में उसी की रचनाओं से प्रारंभ हुआ।
मैकियावेली की रचनाओं से ही प्रारंभ हुआ। मैकियावेली के समय से ही राज्य को संप्रभु कहा जाने लगा तथा इसी के आधार पर बाद में संप्रभुता का सिद्धांत जो है वो अस्तित्व में आया। इतना ही नहीं, मैकियावेली जो है राष्ट्रीयता का भी अग्रदूत है। उसके चिंतन में राष्ट्रीयता को महत्व दिया गया है। उसने ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन आदि राज्यों में जो प्रादेशिकता के आधार पर स्वयं को राष्ट्रीय राज्य के रूप में स्थापित कर शक्ति और सुदृढ़ता के प्रतीक बन चुके थे, लेकिन धीरे धीरे परस्पर राज्यों में विभाजित होने के कारण इटली प्रादेशिकता के आधार पर स्वयं को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में स्थापित करने में सफल नहीं हो रहा था। इसीलिए मैकियावेली जो है एक सच्चा देशभक्त होने के कारण वह बहुत ऐसी स्थिति से दुखी था, जो इटली में जो प्रादेशिकता थी और राष्ट्रीय राज्य का जो अभाव था उससे वह काफ़ी दुखी था और वह चाहता था कि ब्रिटेन और फ्रांस की तरह इटली भी एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में उभर करके सामने आए। इसीलिए डायल कहते हैं कि मैकियावेली वह प्रथम विचारक था जिसने राष्ट्रीय राज्य के लक्षणों का विवेचन और विश्लेषण किया और इस राजनीतिक प्राणी की उत्पत्ति का सैद्धांतिक प्रयास किया। इस तरह से मैकियावेली आधुनिक राष्ट्रीय राज्यों का अग्रदूत था। नेक्स्ट है कि वह गणतंत्रवादी जनतंत्र का समर्थक था, इसलिए भी उसको आधुनिक राजनीतिक चिंतक के रूप में हम स्वीकार करते हैं, क्या उसे स्वीकार किया जाता है। वह जनतंत्र के गणतंत्रात्मक स्वरूप का समर्थन किया है। मैकियावेली ने उसके इस रूप का केवल समर्थन ही नहीं किया, वरन उसे राज्य शासन का आदर्श स्वरूप भी बताया। हालांकि उसने अपने ग्रंथ प्रिंस में जो बताया उसमें निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया है, लेकिन उसने जो निरंकुश राजतंत्र का समर्थन कुछ विशेष परिस्थितियों के कारण किया था, और वह विशेष परिस्थिति यह थी कि उस समय इटली में छोटे छोटे राज्य आपस में संघर्षशील थे, राज्यों में विभाजन थी और इटली को एक राष्ट्रीय राज्य के रूप में एकीकरण करने के लिए मैकियावेली को एक निरंकुश राजा की आवश्यकता थी। इसे कोई शक्तिशाली राजा ही नेतृत्व प्रदान कर ये जो छोटे छोटे संघर्षशील राज्य थे, आपस में परस्पर संघर्षशील थे, इनसे इटली को मुक्ति दिला सकता था। और इन परिस्थितियों में उसने जो है निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया। लेकिन उसने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेज में जनतंत्र के गणतंत्रात्मक रूप को सबसे अच्छा राज्य शासन साबित करते हुए इस आधार पर उसका समर्थन किया कि उसमें अधिक से अधिक लोग भाग ले सकते हैं तथा वह सबसे अस्थायी और सुशासित शासन व्यवस्था का रूप ले सकती है। सत्ता के लिए वहाँ हिंसक संघर्ष नहीं होगा, बल्कि चुनाव के माध्यम से सत्ता परिवर्तन होगा और कानून के आधार पर, संविधान के आधार पर शासन व्यवस्था संचालित होगी। इसके साथ ही साथ वह शक्तिवादी राजनीति का भी प्रथम प्रतिपादक था। राज्य हमेशा ही शक्ति का प्रतीक रहा है, लेकिन अतीत में उसका नैतिक स्वरूप ज़्यादा प्रभावी हो गया। उसका तथा उसका उपयोग भी समाज और व्यक्ति के नैतिक उत्थान के लिए किया जाना अपेक्षित था। आदर्श राज्य का चिंतन इसी का परिचायक है, लेकिन वर्तमान में शक्ति की इस अवधारणा में बुनियादी परिवर्तन आ गया है तथा नैतिकता से इसका संबद्ध विच्छेद हो गया है। इस नैतिकता विहीन शक्तिवादी राजनीति का प्रथम प्रतिपादक मैकियावेली था। उसके अनुसार शक्ति का औचित्य नैतिक नहीं है, बल्कि शक्ति है। उसने राजनीतिक चिंतन का केंद्रीय तत्व शक्ति को माना है। वह संघ राज्य का भी प्रथम उल्लेख करता है।
आधुनिक समय में जो विशाल भूभाग वाले राज्य सभी संघ राज्य हैं, इन संघ राज्य के विचार का प्रथम प्रतिपादक मैकियावेली को माना जाता है। उस समय जो इटली में छोटे छोटे राज्यों आपस में विभाजित थे, उन सबके एकीकरण के लिए मैकियावेली ने प्रयास किया और इसलिए उसने राष्ट्रीय राज्य की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो इस तरह से वह संघ राज्य का उल्लेख करता भी है। इस तरह से हम देखते हैं कि मैकियावेली के विचार जो हैं वो पुनर्जागृति काल में हुआ जिसमें मैकियावेली का चिंतन बुनियादी रूप से प्रभावित था। इसमें मैकियावेली को पुनर्जागरण या पुनर्जागृति युग का शिशु कहा गया है। डनिंग ने उसे अपने युग का शिशु कह करके संबोधित किया गया है। मैकियावेली द्वारा अपने चिंतन के माध्यम से आधुनिक राजनीतिक चिंतन पर जो प्रकाश डाला गया है उसका महत्व दर्शाते हुए मैक्सी ने उसे प्रथम आधुनिक राजनीतिक चिंतक घोषित किया। मैक्सी के इसी मत का समर्थन करते हुए W.T. जोन्स ने कहा कि मैकियावेली किसी भी अन्य व्यक्ति की अपेक्षा इस तथ्य के बावजूद कि वह कठिनाई से ही एक राजनीतिक सिद्धांत बेता है, आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक या पिता है। इसलिए मैकियावेली का राजनीतिक चिंतन के इतिहास में अल्प योगदान होते हुए भी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यह वही विचारक है जिसे मध्ययुगीन धर्मवादी राजनीतिक चिंतन की बेरियों से आधुनिक राजनीतिक चिंतन की मुक्ति का सर्वप्रथम अपने धर्मनिरपेक्ष चिंतन के माध्यम से बिगुल फूंका था और उससे स्वतंत्रता की घोषणा की थी। आधुनिक राजनीतिक चिंतन का उद्घाटक होने का श्रेय मैकियावेली को ही प्राप्त है। इस तरह से मैकियावेली उसके द्वारा प्रतिपादित विचारधारा को मैकियावेलीवाद भी कहा जाता है। उसे राजनीतिक क्रूरता, धूर्तता, छल कपट का पर्याय मान लिया गया है। यानी यदि कोई राजनेता क्रूरता, धूर्तता और छल कपट करता है तो उसके लिए मैकियावेलीवाद शब्द का प्रयोग किया जाता है कि वह मैकियावेलीवाद के आधार पर कार्य कर रहा है। मैकाले ने उसे राजनीति में व्याप्त सभी अनैतिक कार्यों और भ्रष्टाचारों के लिए उत्तरदायी घोषित करते हुए उसे हर प्रकार की धूर्तता और धोखाधड़ी का आविष्कारक और प्रचारक सिद्ध कर दिया। प्रोफेसर जास जी ने भी इसी तरह का बताया है और उसने कहा है कि उसने जनमत को दूषित करने वाला तथा राजनीतिक वातावरण को विषैला बना दिया है। हालांकि इन प्रश्नों का हम जब वास्तव में उत्तर ढूंढने की कोशिश करें तो ये पाते हैं कि मैकियावेली का दोष सिर्फ इतना है कि उसने अपनी रचनाओं के माध्यम से शासकों के धूर्ततापूर्ण व्यवहारों और षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया है, जिसे पहले राजनीतिज्ञ पर्दे के पीछे छिपकर किया करते थे। उसे उन अनैतिक कार्यों को मैकियावेली ने अपनी रचनाओं के माध्यम से उजागर कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा कुछ किया जिसके लिए मैकियावेली को जिम्मेवार ठहराया जाए। राजनीति तो पहले से भ्रष्ट थी और उसके भ्रष्टाचार पर जो आवरण पड़ा हुआ था उस आवरण को मैकियावेली ने हटा करके उसके वास्तविक रूप को जनता के सामने लाने का प्रयास किया। इसीलिए मैक्सी इसको कहते हैं कि मैकियावेली ने राजनीति को नैतिकता की दृष्टि से भ्रष्ट नहीं किया। भ्रष्ट तो वह पहले से था। उसने तो बहुत ही अच्छे तरीके से स्पष्टवादिता के साथ उन सभी षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया
जो उच्च पदों पर बैठे हुए शासकों के द्वारा रचे जाते थे या जो षड्यंत्र किए जाते थे। इस दृष्टि से मैकियावेली की प्रशंसा की जानी चाहिए कि वह राजनीतिक दर्शन को मध्ययुगीन धार्मिक नैतिकता आधारित आडंबरवाद से बाहर निकाल करके उसको आधुनिक वैज्ञानिक स्वरूप का मार्ग प्रशस्त किया। इस तरह से वह वास्तव में मैकियावेली जो है धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीयता और जनतंत्र आदि आधुनिक राजनीतिक चिंतन की विशेषताओं का एक प्रबल समर्थक था। उसे आधुनिक युग के महान राजनीतिक चिंतकों में तो नहीं, लेकिन कम से कम एक आधुनिक राजनीतिक चिंतक के रूप में अवश्य गिना जाएगा। आज की कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।